कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। प्रिय छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर विश्वजीत यादव। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को बताया था कि ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन के बारे में तथा टर्न रेशियो के बारे में, और EMF इक्वेशन तथा टर्न रेशियो से संबंधित प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करवाया था, जैसा कि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने किया भी होगा। और टर्न रेशियो और EMF इक्वेशन से जितने भी आप लोग को प्रॉब्लम हुई होंगी, आपने, हमें उम्मीद है आप सभी लोग उसको किए हैं। अब उसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर का हमारा अगला टॉपिक होगा ट्रांसफार्मर का नो लोड पर प्रचालन, या हम कह सकते हैं नो लोड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका मतलब यह है कि जब किसी ट्रांसफार्मर को हम बिना लोड पे चला रहे हैं तो उस समय उसका क्या ऑपरेशन है, उसका क्या प्रचालन है। तो हम नो लोड ऑपरेशन किसे कहते हैं, कह सकते हैं जैसे कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई लोड नहीं कनेक्ट किया जाता है, कोई लोड नहीं संयोजित किया जाता है, कोई लोड नहीं संयोजित किया जाता है, तो वह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है। तो वह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है। वह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है। ट्रांसफार्मर की यह अवस्था हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर की यह अवस्था नो लोड अवस्था कहलाती है। ट्रांसफार्मर की यह अवस्था नो लोड अवस्था कहलाती है। जैसा कि हम लोगों को देखा है, मैंने लिखा क्या है कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में से कोई लोड नहीं संयोजित किया जाता है तो वह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है, और ट्रांसफार्मर की यह अवस्था नो लोड अवस्था कहलाती है। नो लोड अवस्था कहलाती है। इसका मतलब यह है कि उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होती है, और वह हम किस नाम से जानते हैं? ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है वो। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग बनाएंगे एक ट्रांसफार्मर, और उस ट्रांसफार्मर को बना के देखेंगे क्या कैसे काम करता है ओपन नो लोड की कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर। तो हम लोग देखेंगे कि यह एक हमारा ट्रांसफार्मर, यह इसकी प्राइमरी वाइंडिंग तथा यह इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ हम सप्लाई दिए हैं क्या? V1, और इसमें करंट जो फ्लो होती है उसको हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसके नंबर ऑफ टर्न N1, और इसमें इंड्यूस्ड होने वाला EMF E1। और उसके बाद हमारा क्या है? यह हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। यही हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या किया जाता है? इसमें ओपन रखा जाता है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I2 मीन्स क्या है? 0। मतलब इस समय जब इसको लोड से कनेक्ट नहीं किया जाए तो इस समय करंट का मान क्या होगा? 0 होगा। और इसी समय की यह अवस्था कहलाती है नो लोड अवस्था, क्योंकि सेकेंडरी हमारा क्या है? ओपन है। और दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी को क्या किया है? सप्लाई दिया है, तो इसमें क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा। इस तरीके से एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जब नंबर ऑफ टर्नों से या सप्लाई देंगे, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा? इस नंबर ऑफ टर्नों से फ्लक्स लिंकेज होंगे, और फ्लक्स कोर के माध्यम से क्या होंगे? इससे सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होंगे, और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा? E2 विद्युत वाहक बल क्या होगा? इसमें इंड्यूस्ड होगा। लेकिन यह लोड क्या है? ओपन है, तो इसमें कोई करंट क्या होगी? नहीं फ्लो होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अनुसार मेन फ्लक्स, यह हमारा क्या है? मेन फ्लक्स
मेन फ्लक्स के अलावा भी जो फ्लक्स क्या होते हैं इस रास्ते से इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, इस फ्लक्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं लीकेज फ्लक्स। इसको किस नाम से जानते हैं? लीकेज फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं यह हमारा क्या है, यह ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स है और यह क्या हमारा मेन फ्लक्स है। उसके बाद जो हमारी करंट फ्लो होती है उसको हम नो लोड करंट कहते हैं। जैसे नो लोड करंट को प्राय हम I0 से कहते हैं। हम कहते हैं जो यह करंट फ्लो हो रही है I1, उसके बाद इसमें जाती है तो यह दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं I1 = I0। जैसा अभी मैं आपको I0 को दो भागों में बांट के बताऊंगा कैसे, एक मैग्नेटाइजिंग करंट और एक वाटफुल कंपोनेंट में कैसे या नो लोड करंट हमारी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि जब ट्रांसफार्मर को हम नो लोड पे प्रचालित करते हैं तो नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर की करंट होती है वो, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से आपको पूछता है कि नो लोड करंट का मान, नो लोड करंट का मान फुल लोड करंट का 2 to 5% होता है। जैसे जो हमारी नो लोड ट्रांसफार्मर के नो लोड कंडीशन में जो हमारी नो लोड करंट I0 होती है, उस I0 का मान फुल लोड करंट का 2 से 5% होता है। जैसा कि हमको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरीके से इसमें आ जाता है। उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि यह विद्युत धारा को प्रायः हम ट्रांसफार्मर की एक्साइटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं। एक्साइटिंग करंट के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। किसको? I0 को। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इस नो लोड करंट I0 का मान क्या होता है। I0 का दो कार्य होता है। एक पहला कार्य होता है I0 का कि कोर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना, कोर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना, तथा दूसरा कार्य होता है इसमें, दूसरा कार्य हमारा इस तरीके से होता है कि नो लोड पर हानियों को वहन करना। जो हमारा नो लोड करंट होता है, इस नो लोड करंट का दो कार्य है। पहला क्या है कि कोर में चुंबकीय फ्लक्स को पैदा करना। देख रहे हैं यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो रहा है। दूसरा कार्य होता है हमारा का नो लोड पर हानियों को वहन करना। जैसे कि जो नो लोड करंट होती है यह रिस्पॉन्सिबल होती है लॉसेस के लिए भी। कौन कौन से लॉस है? जो हमारे एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं उसके लिए भी हमारी नो लोड करंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको हम लोग देखेंगे कैसे हमारा नो लोड करंट रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए? लॉसेस के लिए। हम लोग यह देखते हैं कि नो लोड करंट जो हमारी होती है, नो लोड करंट जो I0 कहते हैं, सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी ओपन होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में न तो धारा प्रवाहित होती है और न ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। क्या होता है? न ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेकेंडरी क्या है? इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? ओपन है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछता है कि जो मेन फ्लक्स होता है और जो E1 और E2 हमारा इंड्यूस्ड होता है। जैसा यह जो मेन फ्लक्स हम कह दें इसको φm, यह मेन फ्लक्स और यह E1 और यह E2
इसमें एक क्वेश्चन हमारा आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछता है कि E1 और E2 और φm के बीच एंगल कितना होता है। तो चूंकि प्राइमरी में और सेकेंडरी में फ्लक्स क्या है, सेम है, दोनों से एक ही फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो इसलिए हमको फेजर डायग्राम से हम लोग इस तरीके से समझते हैं। फेजर डायग्राम के थ्रू हम लोग यह देखेंगे कि प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स के बीच क्या संबंध। तो हम दोनों में फ्लक्स समान है, तो इसको हम 5m ले लें। और E1 और E2 दोनों क्या होते हैं, इस तरीके से अगर मान लें यहाँ पे E1 है तो यह हमारा क्या हो जाएगा E2। ये E1 और E2 क्या करते हैं, 90 डिग्री क्या करते हैं, लैग करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स से। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन अगर इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ नो लोड कंडीशन में भी क्या करते हैं, अगर यह हमारा 5m फ्लक्स है और यह हमारा E1 E2 है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, लेकिन E1 और E2 हमेशा 90 डिग्री क्या करते हैं, लैग करते हैं। वो किससे लैग करते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स से लैग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि I1 करंट जो होती है I1 या जिसको I0 के नाम से जानते हैं, उसके दो कंपोनेंट जैसे मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट और वाटफुल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो यह हम लोग देख रहे हैं, एक हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का हम एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा, जिससे हम लोग उसके दोनों भागों को पहचान सकते हैं क्या है। जैसे ये हमारा यहाँ V1 अप्लाई किए हैं, ठीक, और उसके बाद V1 अप्लाई करने के बाद यहाँ हमारी क्या है, I1 करंट फ्लो हो रही है। अब I1 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा यहाँ ऐसे कर देंगे और जो हमारा RW को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा हमारा क्या है, XM को रिप्रेजेंट करेगा। RW मतलब क्या है, रजिस्टेंस, और यह क्या है, इंडक्टेंस। और यह जो करंट फ्लो होगी यह होती है हमारी क्या, I0 करंट होती है, ठीक। तो इसी के दोनों भागों के बारे में हम लोग देखेंगे कि I0 कैसे, I0 के दो भाग हैं, एक क्या है वाटफुल कंपोनेंट, जिसको RW को हम क्या कहते हैं, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट। और XM हमारा होता है मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट, ऑफ करंट। अब हम लोग देखते हैं क्या है, यही हमारी वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट जो क्या होती है, यह हमारा क्या है, लॉसेस के लिए जिम्मेदार होती है, एडी करंट लॉसेस के लिए जिम्मेदार होती है। और मैग्नेटाइजेशन, यह क्या है, मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा XM। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा इसका वेव फॉर्म बनता है, कैसे इस तरीके से हम लोग I को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि जैसे RW जो हमारा यह क्या है, रेजिस्टेंस को डिटेक्ट कर रहा है जो प्राइमरी वाइंडिंग का है, और यह क्या है, इंडक्टेंस को, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो किसको क्या कर रहे हैं, नो लोड धारा, क्या है, नो लोड करंट कहते हैं, जिसको I0। और हम देख रहे हैं कि I1 बराबर क्या है, I0 है, ठीक है, क्योंकि वही धारा हमारी क्या है, यहाँ आ रही है। और इसमें जो करंट फ्लो होगी इसको क्या कहेंगे, IW कहेंगे, तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहेंगे, IM कहेंगे, जो मैग्नेटाइजेशन करंट। अब हम लोग यह देखते हैं कि जो I0 करंट होती है वह क्या, I0 वेक्टर सम होता है किसका, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट और प्लस मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट के वेक्टर सम होता है, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि एक क्वेश्चन हमारा यह पूछता है हमारे एग्जाम में कि जो हमारा क्या होता है, नो लोड करंट तथा इंड्यूस्ड जो हम अप्लाइड वोल्टेज, इसके बीच का हमारा एंगल क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम के थ्रू कैसा एंगल होता है हमारा। जैसा कि हम लोग अगर बात करते हैं कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो फ्लक्स होता है वह क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों फ्लक्स क्या है, सेम है। तो उसको हम क्या मान सकते हैं, रेफरेंस मान सकते हैं हमारा फ्लक्स। और यह हमारा V1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में अप्लाइड किया गया वोल्टेज है, तो यह हमारा क्या है, अगर हम इसको V1 मान लें अप्लाइड वोल्टेज को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो रही है वह क्या है, I0 है। और I0 के दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा, IW और IM। तो IW क्या है, किसके लिए है, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए हम लोग बेसिक में पढ़े हैं कि IW क्या कहता है,
प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज और करंट, अरे क्या होगा, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो यह क्या है, IW है और एक किसका पार्ट्स है, जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसी में प्रवाहित होने वाली धारा। तो हम इसको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, IW, क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर लिव इन सेम फेज, दोनों समान फेज में होंगे। और यह हमारा क्या है, इंडक्टेंस है जिसको हम XM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यह इंडक्टेंस हमारा क्या करता है, 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज से। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह IM हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि I0 जो वेक्टर सम है क्या है, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ करंट तथा क्या मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट का क्या होता है, वेक्टर सम होता है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम इस तरीके से मिला देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या है, यह I0। यही क्या होता है, यही I0 हमारा क्या होता है, नो लोड करंट कहलाता है। क्या है यह, नो लोड करंट। और हम लोग देखते हैं नो लोड करंट हो गया, और नो लोड क्या है या इसको हम φ0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और φ0 क्या होता है हमारा, नो लोड पावर फैक्टर एंगल। क्या होता है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो हमारा एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं और जो हमारी करंट फ्लो हो रही है उसके बीच का जो एंगल I0 नो लोड करंट है उसके बीच का एंगल क्या है हमारा, φ0 है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं नो लोड पावर फैक्टर एंगल। अब हम लोग आपके एग्जाम में, ITI के एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव टाइप के एक क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है कि नो लोड पावर फैक्टर एंगल का मान कितना होता है। तो नो लोड पावर फैक्टर का एंगल हम 90 डिग्री तो कह नहीं सकते, क्या है यह यहाँ और यह दोनों 90 डिग्री पे है, न कि यह 90 डिग्री पे है यह। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नो लोड पावर फैक्टर एंगल का मान φ0 जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन 75 डिग्री होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है φ0 का मान। तो दूसरा क्वेश्चन एक इस तरीके से हमारा पेटेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि नो लोड पावर फैक्टर एंगल का मान वोल्टेज कितना होता है। तो हम कहेंगे क्या होता है, ग्रेटर देन 75 डिग्री होता है और लेस देन क्या होता है 90। उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा कि जो पावर फैक्टर एंगल होता है, पावर फैक्टर एंगल वो हमारा कितना होता है, ग्रेटर देन 75 डिग्री और लेस देन क्या है 90 डिग्री होता है। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और पूछता है कि पावर फैक्टर का मान कितना होता है। तो हम लोग पावर फैक्टर का प्राय मान वेरी लो या बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। जैसे हम कह सकते हैं 0.2, 0.22 या 0.3, इस तरीके से हमारा नो लोड पावर फैक्टर का मान होता है। अब उसके बाद एक चीज़ और हम लोग यह देखते हैं कि पूछ देता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो यह हमारा ट्रांसफार्मर का नो लोड पे ऑपरेशन है, तो हम सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, सेकेंडरी वाइंडिंग जब हमारी ओपन है तो कोई पावर नहीं ले रहा है, इसको कोई पावर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, लेकिन फिर भी हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी से पावर लेता है। तो इस पावर का उपयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे। अगर एक क्वेश्चन हमारा और पूछ देता है कि नो लोड ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर की पावर क्या होगी, तो पावर का फार्मूला यदि हम कह सकते हैं पावर W0 को रिप्रेजेंट कर दें या P से रिप्रेजेंट करें, तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI cos फाई, हमारा क्या होता है VI cos फाई होता है। लेकिन यहाँ पे जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करें W0 बराबर V को क्या कर देंगे, प्राइमरी में वोल्टेज क्या हो जाएगा V1 और I क्या होगा, I0 हो जाएगा नो लोड करंट और पावर फैक्टर cos फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी प्राइमरी की पावर हो जाएगी। जैसा कि अब हम लोग देख चुके हैं कि हमारा नो लोड ऑपरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें देखा हमने। नो लोड पावर फैक्टर एंगल का मान देखा, उसके बाद फुल लोड करेंट का 2 से 5% होता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको स्टार पॉइंट में करके बता भी दिया है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।